बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। और आज का मेरा टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, मतलब कि पाकिस्तान का तलीमी निज़ाम। इसके बारे में हम देखेंगे और इसमें देखेंगे कि ऐसी भी क्या कमियाँ कोताहियाँ हैं जिसकी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना पीछे रहता जा रहा है। अगर तो हम बात करें ग्लोबली रैंक की, तो 141 ममालिक में से हमारे मुल्क का जो रैंक है वो 120वें नंबर पे आता है एजुकेशन के अतबार से, इतना नीचे है। अब हम इसमें देखेंगे कि ऐसी भी क्या कमियां कोताहियाँ हैं, ऐसी भी क्या चीज़ें हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को इतना नीचे ला रही हैं, इतना बुरा बना रही हैं। तो अब हम इसमें जो है वो इसके मुख्तलिफ वजूहात देखेंगे और देखेंगे कि हम इन वजूहात को कैसे ख़त्म कर सकते हैं और इस पर कैसे काबू पा सकते हैं और एक अच्छा तलीमी निज़ाम मुतारफ़ करवा सकते हैं। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम है वो किसी भी मुल्क के मुस्तकबिल को बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। क्योंकि मुल्क, किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल उसकी आने वाली यूथ होती है। अगर तो यूथ ठीक होगी, मतलब कि वो मुल्क ठीक होगा, वो तरक्की करेगा, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दुनिया को देगा जिससे उसका एक अलग मुकाम व मर्तबा बन सके। तो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लैक ऑफ एजुकेशन, इलिटरेसी जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में कह लें। अब हमारे पास तकरीबन इस मुल्क की आबादी 24 करोड़ है और इस 24 करोड़ की आबादी में हमारे पास इतने को अनपढ़ लोग हैं जिन्हें तलीम का पता ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं तलीम होती क्या है। जब उन्हें तलीम का नहीं पता होगा, उन्हें नई नई चीज़ें कैसे पता चलेंगी, वो कैसे इस दुनिया के बारे में जान सकेंगे, क्योंकि दुनिया तो बहुत तरक्की कर चुकी है। तो इलिटरेसी जो है वो सबसे बड़ा मसला है। और इसी वजह से जैसे अब हम नॉर्थ पाकिस्तान वाली साइड है जिसमें हमारे पास आ जाता है इस्लामाबाद है, लाहौर है, फैसलाबाद है। इन इलाकों में देखा जाए तो इनमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो तलीमी एतबार से मौजूद हैं। लेकिन अगर जैसे ही हम जो है वो साउथ वाली साइड पे मूव करें पाकिस्तान की, जहाँ पर हमारे पास सूबा को अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँ, सिंध आ जाता है, बलूचिस्तान आ जाता है, जहाँ पर बच्चों को इजाज़त ही नहीं दी जाती कि वो पढ़ें। अगर तो कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो उस लेवल तक जा ही नहीं सकता है कि वो कुछ ना कुछ नया कर सके। उसकी थिंकिंग ही अजीब तरीके की होती है क्योंकि वो उसका इन्वायरमेंट ही नहीं अच्छा रहा होता है। तो इसमें अगर सबसे बड़ा फैक्टर है ना, तो इलिटरेसी का ही फैक्टर है। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें कि किस वजह से एजुकेशन सिस्टम हमारा पीछे रहता जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी वजह है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, इसमें इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल है। अब एक गांव है, वहाँ पर स्कूल बन गया हुआ है, क्लासेस भी बन गई हैं, लेकिन वहाँ पर बेसिक फैसिलिटी नहीं है क्लासरूम की। बेसिक फैसिलिटी से मुराद, वहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए कोई चेयर टेबल नहीं है, वहाँ पर कोई वाइट बोर्ड वगैरह की फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पर कई कई गांव ऐसे हैं, कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बिजली नहीं है। वहाँ पर बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे होते हैं, ज़मीन पर बैठे होते हैं और टीचर भी हवा में उन्हें समझा रहा होता है कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। वो बच्चा क्या सीखेगा? अब किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ना हमारे पास सबसे जो अहम हिस्सा होता है वो प्रैक्टिकल होता है। जब तक एक बच्चा किसी चीज़ को प्रैक्टिकल नहीं ना करेगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज़ हुई है तो हुई कैसे। उसे बस इतना बता दिया कि ये ऐसे हो गया, अब उसे क्या पता कि ये चीज़ कैसे हो गई है। अब हमारे पास हम अपने पब्लिक सेक्टर में से गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएं, वहाँ पे मिसाल ले लेते हैं मैट्रिक लेवल की। मैट्रिक में आके बच्चा जो है उनसे वो दे देते हैं पेपर पैटर्न, उसके पास होता है, हर चीज़ उसके पास होती है, उसे निशान लगवा देते हैं टीचर, ये वाला बुक का पेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक करना है आपने, ठीक है, बस आपने इतना लिखा है। वो बच्चा उसी तरह ही उस जहन में बैठाता है और जब पेपर में वो क्वेश्चन आता है वो उसने लिख दिया, उसे मार्क्स मिल गए। अब उसे ये नहीं पता है कि वो जो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक किया था उसमें क्या क्या बताया गया, उसे बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ का आइडिया है। अगर तो वो थोड़ी बहुत ट्राई करेगा, उससे होगा नहीं, वो इसे छोड़ देगा, वो कहेगा यार ये नहीं मुझसे होता है, छोड़ो। वो इस खपत में जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने ग्रेड को, मार्क्स को, इनको सबसे ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर दी है। ये नहीं हमने कहा है कि बच्चा कुछ ना कुछ सीखे, कुछ ना कुछ नया समझे,
कोई ना कोई अपने दिमाग में कोई नई चीज़ लेके आए जिससे वो कुछ ना कुछ कर सके। वो इस तरफ हमने अपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं लगाया है। मतलब कि इन शॉर्ट उसकी क्रिएटिविटी बिल्कुल ज़ीरो कर दी हुई है इस लेवल पे। बस उसे इतना कहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक याद करो, डेट्स इट, बस। अब इसके बाद हमारे पास अनदर रीज़न आ जाता है आउटडेटेड सिलेबस। अब हमारे पास सिलेबस वो है जो हमारे टीचर्स भी हमें इवन के कहते आए हैं कि ये वो सिलेबस है जो हमने पढ़ा था और वही आप पढ़ रहे हो। अब उनके ज़माने की साइंस और थी, वहाँ पर इतनी रिसर्चेज नहीं थी, इतनी इनोवेशन नहीं थी आई, कोई नई चीज़ नहीं थी आई है। अब आज के ज़माने में हज़ारों चीज़ें नई आ गई हुई हैं, लेकिन वो उस बुक पे मेंशन बिल्कुल भी नहीं है, वो उस सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं ऐड है। वो अब वही पुरानी चीज़ें हैं, वो रिपीटेडली आई जा रही हैं, आई जा रही हैं, आई जा रही है, कोई नई चीज़ आ ही नहीं रही है जिससे टीचर्स को भी क्यूरियोसिटी हो कि यार ये नई चीज़ ऐसी भी क्या आ गई है, मैं इसे समझ के जाऊँ, इसे देख के जाऊँ, इसे मैं इसका कुछ ना कुछ करके जाऊँ। कि हो सकता है कि बच्चा कोई क्लास में उठ के मुझे पूछ ले सर ये वाली ये चीज़ है, ये कैसे हुई थी। अब उसके लिए तो टीचर के लिए नहीं होगी, वो जाहिर बात है उसकी भी लर्निंग यहाँ पर होगी, बच्चे की भी लर्निंग होगी। जब उसके पास कोई नई चीज़ आई नहीं है, हमारे सिलेबस में कोई नई चीज़ ऐड ही नहीं हुई है, तो उसने क्या सीखना है। ये भी बहुत बड़ा इशू होता है। और इसके बाद अगर अगला मैं इशू बताना चाहूँ तो जेंडर इनइक्वालिटी। मैं जेंडर इनइक्वालिटी इस केस में नहीं कह रहा है कि वो जो आजकल तहरीकें चल रही हैं उसके उस सारे सिनेरियो पे नहीं कह रहा है। जेंडर इनइक्वालिटी से मुराद के जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे हम अपने जो है वो साउथ पाकिस्तान के साउथ साइड पे मूव करें, वहाँ पर इतने लोग हैं जो कि अपनी बेटियों को पढ़ाना ही नहीं चाहते इस वजह से जी कि उनके माइंड में एक बात है कि जी बेटी घर की इज्जत है, इसे चार दीवारी में रखना है। मतलब कि उनके दिमाग में एक उल्टी रिलीजियस थॉट है, जहाँ पे हमारे इस्लाम ने कहा है कि पैदा होने से लेके कब्र तक इल्म हासिल करो, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी हमें अपनी बेटी को नहीं पढ़ाना, ये नहीं है वो नहीं है। अगर उनमें से कोई एक बच्चा भी या बच्ची उठ के स्ट्रगल करती है, ठीक है, उसे मार दिया जाता है, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। क्यों? ताकि वो पढ़ ना सके, कुछ नया ना सीख सके, वो उस माशरे की को ना बदल सके, उस माशरे की सोच को ना बदल सके। वही एक रवायत चली आ रही है जी कि बेटी को जो है हमने पढ़ने नहीं देना है, हमने ऐसे नहीं करने देना, वैसे नहीं करने देना, ये नहीं है वो नहीं है। इसकी वजह से भी अगर हम अपने मुल्क की जो एवरेज जो है ना ख़वातीन की लिटरेसी रेट को देखा जाए ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 40% है, जो कि बहुत ख़तरनाक हद तक गिर चुकी है। यहाँ पर हम दूसरे ममालिक में देख लेते हैं, जैसा कि इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये भी वही मुल्क है जो पाकिस्तान के साथ ही स्ट्रगल कर रहे हैं। ये भी वही मुल्क है, ये वही मुल्क है जिन्होंने पाकिस्तान के साथ ही आज़ादी ली थी। कईयों ने तो बाद में आज़ादी ली थी, लेकिन वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं कि हमने अपनी औरतों को नहीं पढ़ाना, लड़कियों को नहीं पढ़ाना, ये नहीं करना वो नहीं करना। वो पढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जॉब है मार्केट में इनकी ज़रूरत है, क्योंकि हर जगह पर मर्द भी नहीं काम कर सकता और हर जगह पर औरत भी नहीं काम कर सकती। मर्द अपनी फील्ड में काम कर सकता है, औरत अपनी फील्ड में काम कर सकती। जहाँ पर औरतों की ज़रूरत है वहाँ पर उन्हें जाना चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में तो ऐसा है कि जी औरतों को पढ़ने नहीं देना, ये नहीं है वो नहीं है। अब ये भी एक बड़ा इशू था। इसके अलावा एक और इशू भी है, मदरसा सिस्टम। मदरसा सिस्टम को मैं बिल्कुल भी नहीं बुरा कह रहा है, बिल्कुल भी नहीं क्रिटिसाइज़ कर रहा है, लेकिन उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा पुराना हो चुका है। अब वो मदरसे में जाहिर बात है कि जो है वो मजहबी तालीम दी जाती है बच्चों को बताया जाता है कि ये वाली मजहबी तालीम है, ये ऐसे करना है वैसे करना है। लेकिन मज़हब के साथ साथ उन्हें कोई आज की कोई नई चीज़ नहीं बताई जा रही है। अब अगर एक बच्चा है कोई मदरसे में से मजहबी स्कॉलर बन के निकल आया है, ठीक है, उसके पास अब कोई मतलब इतनी सेंस नहीं है कि वो उस लैंग्वेज के अलावा ही, उस ज़ुबान के अलावा ही किसी और ज़ुबान में जाके समझा सके। अब जैसे हम देखते हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों की मुख्तलिफ़ ज़ुबानें हैं, अब हम उन मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में देख लेते हैं। अब एक बच्चा है उसे वो ज़ुबान ही नहीं आती होगी, वो वहाँ के लोगों तक कैसे अपनी बात पहुँचा सकेगा।
वो कैसे बता सकेगा कि भाई ये हमारा मज़हब है, हमने इसे इस चीज़ की वजह से फॉलो किया था, आप भी इस चीज़ में इंटरेस्ट लो, आप इसे पढ़ो, आप इसमें रिसर्च करो, देन उसकी आउटकम आपको मिलेगी, इंशाल्लाह अच्छी होंगी। वो मतलब कि वो चीज़ें बताएगा। लेकिन अगर उसे इतना ही नहीं पता है कि इसकी आउटकम क्या है, उसे मतलब बताना नहीं आ रहा है उनकी ज़ुबान में, उन लोगों को समझाना नहीं आ रहा है, वो कैसे मतलब उन्हें उन तक कैसे वो अपनी बात पहुंचा सकेगा। ये भी बहुत बड़ा एक इशू है। अब एक और इशू आ जाता है जो कि कह लें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और करप्शन। ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है भाई। करप्शन पाकिस्तान के हर इदारे में पाई जाती है तकरीबन। ठीक। अब जब भी फंड्स आते हैं पब्लिक सेक्टर के लिए, ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर वहाँ पर जो लोग काम कर रहे होते हैं वो उस फंड को इतना मतलब कि अपनी सेल्फ के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो ये चीज़ देखते ही नहीं है कि बच्चों का भी इन पर हक है, ये है वो सारा का सारा अपनी जेब में डाला जी, चलो भाई अल्लाह हाफिज़, कोई पूछने वाला नहीं, कोई उन्हें कुछ कहने वाला नहीं। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात की जाए तो ये भी बहुत बड़ा इशू है। अब हमारा एक बच्चा है, वो पढ़ने जा रहा है, लेकिन कोई ऐसा जलसा जुलूस हो रहा है, कोई ऐसी वैसी बात हो रही है जिसमें वो देख रहा है जी कि उसका स्कूल बंद हो गया है, रास्ता बंद है, ये है वो है। उसे मतलब ऐसे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं जो कि उसकी तलीम के अंदर रुकावट बन रहे हैं, उसके लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं, उसे कुछ ना कुछ करने नहीं दे रहे हैं। ये भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी जो है ना वो बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। अब ये तो थे इसके चंद कुछ मैंने प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। अब इसके सलूशन की तरफ भी देख लेते हैं। हम ऐसे भी कैसे क्या तब्दीलियाँ करें, ऐसे भी क्या रिफॉर्म्स लाएं जिससे जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो सकता है। सबसे पहले है इंक्रीज़, हम अपनी ना इन्वेस्टमेंट जो है ना उसे बढ़ा दें। ठीक है। अब हमारे पास जो है ना वो अगर हम देखा जाए ना, जब बजट होता है हमारा, ठीक है, हर साल सालाना बजट जब आता है उसमें एजुकेशन का हिस्सा बहुत थोड़ा रखा जाता है। हालांकि एजुकेशन आगे फ्यूचर है, वो बच्चों को बताएगी कि भाई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई चीज़ आ गई है, आपने इसे ऐसे एक्सप्लोर करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। उसके लिए हमारे बच्चों को बजट चाहिए ताकि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बन सकें, कॉलेजेस बन सकें, स्कूल्स बन सकें, लेबॉर्ट्रीज बन सकें जिनमें उन्हें प्रैक्टिकल वर्क सिखाया जाए, उनकी हेल्प की जाए, उन्हें कोई ना कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए कि बच्चे आप ये काम करो, हम आपको पीछे से फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं। ये ना हो कि बच्चे के पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, तो वो बच्चा जी देख रहा है कि यार मेरे पास कोई ऐसा मसीहा है, मुझे कोई हेल्प कर दे। वो कोई भी नहीं आज के दौर में करता है। वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में बैठा हुआ है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं आ रही है उसके दरवाजे में, और वो ऐसे बैठेगा बैठे ही रह जाता है। अब इससे जो है ना नेक्स्ट बात करें हम, तो एक और हम रिफॉर्म बड़ा अच्छा कर सकते हैं। हम अपने टीचर्स को जो है ना वो इतना ट्रेन कर दें कि वो टीचर बच्चे को कहीं ना कोई नई चीज़ ही बता सके, वो अपनी सेल्फ रिसर्च के बेस पे कुछ ना कुछ बता सके। वो बच्चे को बता सके कि बच्चे ये चीज़ मैंने रिसर्च की थी, ये चीज़ नहीं आई है, ये आप इसमें इंटरेस्ट लो, मैं भी आपके साथ मिलकर काम करता हूँ, कोई ना कोई आउटकम निकलेगी। क्योंकि अगर तो कोई बंदा कहता है ना कि भाई मैंने ये वाला काम किया था, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं सीखने को मिलता, वो झूठ बोल रहा है। भाईजान आप जो भी काम करेंगे ना उसमें से आपको कुछ ना कुछ सीखने को लाजमी मिलेगा ही मिलेगा। वो आया कि आप उसमें फेल हो जाओ या पास हो जाओ, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन उसमें से आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी, कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको कि हाँ यार ये वाला पॉइंट है, इसमें जो है ना मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, ये मुझे सीखनी चाहिए थे, ये मुझे ऐसे करनी चाहिए थे। मतलब कि कुछ ना कुछ उसे सीखने को मिलेगा। ठीक है। अब वही रिफॉर्म की तरफ आते हैं। तो थर्ड हमारे पास रिफॉर्म आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। ये बहुत अच्छा रिफॉर्म है अगर किया जाए। ठीक है। अपने बजट का मैक्सिमम हिस्सा अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है ना इम्प्रूव करने पे लगा दें ना, उसकी बेहतरी के लिए लगा दें, मतलब कि अच्छी लेबॉर्ट्रीज बनाएं, कंप्यूटर लैब्स बनाएं, केमिस्ट्री लैब्स, साइंटिफिक लैब्स वगैरह बनाई जाएँ, उन्हें बच्चों को प्रैक्टिकल बताया जाए, उन्हें बताया जाए कि बच्चे ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हुई थी, ये ऐसे नहीं ऐसे हुई थी, आपने इसमें ऐसे करना है, ये चीज़ ऐसे प्रोसेस हो रही है, इसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं।
उसे प्रॉपर समझाया जाए, उसे बताया जाए, रादर देन कि उसे रटा लगवा दिया जाए कि इसमें ये पैराग्राफ में सारा लिखा हुआ है कि क्या हुआ था, तो आप इसमें से देख के कर लें, तो डेट्स इट। वो बच्चा फिर उसमें से कुछ भी नहीं सीखेगा, रादर देन कि जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करेगा। अगर वो प्रैक्टिकल कर रहा है, उसके जहन में भी काफ़ी देर तक ये बात रह जाएगी कि यार मैंने ये वाला काम ऐसे किया था, ये वाला ऐसे हुआ था, तो हो सकता है इसमें जो है ना छोटी सी चेंज करें तो इसका रिजल्ट और निकले। वो उस प्रैक्टिकल की बेस पे कोई ना कोई नई चीज़ भी बना सकता है, कोई ना कोई नई चीज़ लेके आ सकता है, ठीक है। अब उससे अगला जो रिफॉर्म हम करेंगे, मतलब कि जो मैं सजेस्ट करूँगा वो फोकस करना चाहिए लड़कियों की तालीम पर। औरतों को तालीम देनी चाहिए, औरतों को बताना चाहिए कि भाई आप तालीम लो, ये आपका हक है, ये आपका बुनियादी हक है, आप ये तालीम लो, ताकि वो भी कोई ना कोई एक क्रिएटिव चीज़ लेके आ सकें, कोई ना कोई इनोवेटिव चीज़ लेके आ सकें, वो अपनी फील्ड में रहकर काम करें, लड़के अपनी फील्ड में रह कर काम करें। जैसे मैंने पहले बताया था कि लड़कियां जो है वो उन्हें भी कुछ फील्ड ऐसी हैं जहाँ पर लड़कियां चाहिए होती हैं, लड़कों का कोई काम नहीं होता, वहाँ पर लड़कियां काम करती हैं, ठीक है। और वहाँ पर ज़रूरत है, उन्हें काम करना चाहिए वहाँ पर जाके, और उन्हें बताना चाहिए कि भाई मतलब कि उन्हें कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना चाहिए वहाँ पर भी जाके, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो अगर आखिरी सलूशन मैं बताना चाहूँगा, तो आखिरी सलूशन में है कि हमें अपना जो है वो सिलेबस जो है ना वो उसे अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। रादर दैन के वो बच्चा एक आउटडेट सिलेबस पढ़ रहा है जो कि सदियों पुराना लिखा हुआ है, वो वहाँ से लेकर वहाँ तक कर रहा है, और उससे सिलेबस को थोड़ा बहुत उसमें चेंज लानी चाहिए, कोई ना कोई नई चीज़ लेके आएँ। जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो रही है, मैं एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे टेक्नोलॉजी में एक नई चीज़ आई है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका क्या रोल है, वो कैसे मतलब बन रही है, वो क्या चीज़ें नई लेके आ रही है मार्केट में, जिससे जो है वो स्टूडेंट कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, वो ऐसा भी क्या चीज़ है, एआई है क्या, ये मतलब कि मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। अब सिलेबस भी अपडेट करना चाहिए, और इसके साथ साथ जो है वो टेस्टिंग सिस्टम बच्चे का वो ऐसे करना चाहिए कि हर साल कोई कुछ ना टेस्टिंग में चेंजेस आने चाहिए, कोई ना कोई नया क्वेश्चन आना चाहिए, जिससे एक बच्चे के जहन में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाएगी, यार ये वाला लास्ट टाइम जो है ना क्वेश्चन आया था, मुझे इसके रिजल्ट का नहीं था पता है, मुझे इसका आंसर नहीं था पता है, तो मेरे साथ ये हुआ था, मैं अब कुछ ना कुछ इसमें से सीखूं, इसका मैंने जवाब कहीं ना कहीं से ढूंढना है। वो बच्चा इसी चक्रों में जो है ना वो कुछ ना कुछ सीख लेगा, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, उसके माइंड में होगा कि यार मैंने नहीं, ये वाला करना ही करना है, क्योंकि इस एज में जो है ना बच्चा एक उसका जहन जो है ना वो ब्लैंक पेज की तरह होता है, जो उसके पेज पे लिखा गया वो लिखा गया। अगर तो उसके जहन में वही है कि इंटरटेनमेंट देखनी है, ये करना है वो करना, वो कुछ भी नहीं करेगा इंटरटेनमेंट के अलावा। अगर उसके जहन में ये है कि मैंने कुछ ना कुछ नया सीखना है, कुछ ना कुछ नई चीज़ लानी है मार्केट में, ठीक है, वो इसके लिए कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर, ठीक है। और ये जो थे ना चंद एक अहम नुक्ते थे जो कि मैंने एजुकेशन सिस्टम में एक मौजूद था उस पर रखे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। आगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।